आज सुबह सुबह ही पिताजी का फोन आ गया। बेटी, जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तुम्हारी माँ तो अब इस दुनिया में अब नहीं रही। यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि आज सुबह में ही तो माँ से भेंट करके आई थी, फिर यह अचानक कैसे? आज मनोहर जी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वे आज ही अपने घर के लिए जमीन की पूजन किए थे। अब जाकर उनका सपना पूरा होने वाला था, नए घर का। उन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक था कि उनका एक अपना घर हो, और उनकी पत्नी बिमला दोनों मिलकर सारे मेहमानों को अच्छे से स्वागत किया और जमीन पूजन किया। जमीन की नई नींव डलवाई। उनके दोनों बेटे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो फुर्सत ही नहीं था माँ बाप की खुशी में शामिल होने के लिए। बस मनोहर जी की एक बेटी आराध्या और दामाद जी आए हुए थे, और उनके बहन लोग भी आए थे। बस बेटे को छुड़ाकर सारे परिवार आए थे। मनोहर जी अब बहुत सारे पैसे कमाने लगे थे, क्योंकि उनका बिजनेस अब अच्छे से चल रहा था। वह गौशाला में काम किया करते थे, यानी कि उनका खुद का एक गौशाला था। लेकिन शुरुआत में एक दो गैया होने की वजह से यही ज़्यादा इनकम हो पा रहा था। लेकिन अब उनका गौशाला का काम अच्छे से चल रहा था और पैसे की कमी नहीं थी। इसलिए वो कुछ पैसे जमा करके अपनी बेटी को पहले शादी किए, और उसके बाद एक नए घर का सपना समझने लगे। बेटी के शादी के 2 साल हो चुके थे। दोनों बेटे की भी शादी हो चुकी है। बेटी सबसे छोटी थी, इसलिए आराध्या की शादी सबसे लास्ट में की। लेकिन उनका घर का तो सपना सपना ही रह गया था, बेटों ने भी पूरा नहीं किया। जब बेटों की शादी हो गई तो अपने अपने पत्नी को लेकर शहर में रहने चले गए। लेकिन मनोहर जी तो गांव में ही रह गए। यहाँ पर इनका एक झोपड़ी का मकान था, इसमें गुजर बसर करके तीनों बच्चे की शादी ब्याह तो करवा दिए थे। लेकिन फिर भी उन्हें बहुत बड़े घर का सपना था, इसलिए आज मनोहर जी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। जमीन पूजन होने के बाद सारे मेहमान चले गए। फिर उसके बाद आराध्या बेटी और दामाद जी भी माँ से भेंट कर विदा करके चले गए। आराध्या का शादी गांव से ही कुछ दूरी के शहर पर ही हुआ था। वो हमेशा अपने माँ बाप से मिलने आ जाया करती थी, क्योंकि मनोहर जी और उनकी पत्नी अकेले ही रहा करते थे। बेटे तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहा करते थे। ऐसे ही जिंदगी गुजर बसर हो रहा था। लेकिन बुढ़ापा तो अकेले काटने से नहीं कटता है, उसमें तो किसी न किसी का सहारा जरूर ही चाहिए। लेकिन दोनों बेटों को कहाँ बुझाता है कि अपने माँ बाप के आकर सेवा करे। कोई तो अपना ही परिवार में मग्न रहा करते थे वे दोनों। लेकिन अब मनोहर जी को कुछ टाइम नहीं मिलने की वजह से वह घर के काम में ही बिजी रहने लगे, और बहुत ही बड़ी आलीशान मकान बनवाने वालों सब बनवाए। जब मकान बनाकर 6-7 महीने में कंप्लीट हो गया, उसके बाद देखने वालों की तादाद लग गई, क्योंकि इस गांव में वैसा मकान किसी के पास नहीं था, इतना बड़ा और इतना आलीशान। आज जाकर मनोहर जी बहुत ही ज़्यादा खुश एवं तृप्त हुए। लेकिन फिर भी उन्हें एक गम सताया जा रहा था कि फिर भी मेरा परिवार पूरा नहीं हुआ। कोई अपने बच्चों के साथ इस घर में रहना चाह रहे थे मनोहर जी, लेकिन बच्चे तो अब शहर में रहते हैं। अब मनोहर जी की कोई चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए गौशाला के लिए एक नौकर, दो नौकर रख लिए, और घर के कामों के लिए एक वहीं पर एक दूध रख ली थी, दाई रख लिए थे खाना बनाने के लिए, और घर का साफ सफाई कर दिया करती थी। क्योंकि इतना बड़ा घर तो मनोहर जी और उनकी पत्नी बिमला जिसे साफ सफाई तो नहीं हो पाती ना। आराध्या कभी कभी आती तो इस घर में कुछ दिनों बिता कर ही जाया करती थी, क्योंकि आराध्या को भी यह घर बहुत ही अच्छा लगता था, और अपनी माँ बाप की भी सेवा थोड़ा कर ही दिया करती थी। एक दिन मनोहर जी की पत्नी बिमला जी को अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी आराध्या से कहा, बेटा, अपने भाइयों को जरा फ़ोन करके बतला दो कि माँ तुम्हें याद कर रही है, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घर भी बनवा दिए हैं, आप लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं। आराध्या अपने बड़े भाई को कॉल की, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी और कॉल काट दिया। उसके बाद दूसरे भाई को कॉल की तो भाभी फ़ोन उठाई और आराध्या भाभी को सारी बात बतला दी।
इसके बाद उसकी भाभी भैया से बात करने के लिए कहकर कॉल काट देती है। जब छोटे भाई पीयूष अपने घर आता है तब उनकी पत्नी बताती है कि आपकी बहन आराध्या का फ़ोन आया था। उसने बतलाया है कि बाबूजी एक बहुत ही आलीशान मकान बनवा दिए है गांव में, जिनकी चर्चा दूर दूर तक है। चलिए ना, एक बार इसी बहाने घर देख आते हैं। और माँ भी बुला रही थी तो हो जाएगा कि माँ से ही मिलने आए हैं। और यहाँ पर भी तो बिजनेस उतना अच्छा खासा चल नहीं रहा है, तो अपने ट्रांसफ़र भी वहीं पर करवा लीजिए, वहीं गांव के आसपास शहर में ही करवा लीजिए, काम भी चल जाएगा। इस पर पीयूष भी राजी हो गया और कुछ दिनों के बाद अपना ट्रांसफ़र उसी गांव के आसपास करवा लिया। जब पीयूष अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा तो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। ममता के और पीयूष को देखकर इतने दिनों के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई माँ। और मनोहर जी भी अपनी बेटी बहू के आव भगत किए और उसके बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर सा कमरा दे दिया गया। मनोहर जी उस आलीशान घर के सबसे सुंदर रूम में रहा करते थे, जहाँ से पूरे गांव का नज़ारा दिखाई देता था। और सारे कमरे तो खाली ही थे, लेकिन पीयूष बेटे को तो आ जाने के बाद एक और कमरा भर गया था। माँ को भी अब अच्छा लग रहा था, लेकिन भाभी को अपना कमरा पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो बाबूजी के कमरे पर नज़र थी। भाभी को तो यहाँ पर बहुत ही आराम था, क्योंकि नौकर खाना बना दिया करते थे और इतने बड़े घर का किराया भी नहीं देना पड़ता था, तो भैया का पैसा बचने लगा। अब माँ पिताजी भी खुश रहा करते थे कि चलो एक बेटा तो आया, लेकिन अभी भी दूसरे बेटे की चिंता सताए जा रही थी। इसलिए कुछ दिनों के बाद पीयूष से बोलकर माँ फिर से अपने बड़े बेटे रघु भैया के पास कॉल लगवाई, पर भी भैया कॉल काटने ही वाले थे। पर पीयूष भैया ने उन्हें शॉर्टकट में बतला ही दिया कि भैया मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसों की बचत हो रही है और मेरी पत्नी को आराम भी है, क्योंकि यहाँ पर नौकर खाना बनाने के लिए है और किराया भी नहीं देना पड़ता है। पिताजी तो बहुत ही आलीशान महल बनवाया है, समझ लीजिए। अब रघु के मन में भी यह बात उथल पुथल घर कर गए कि चलो एक बार हम भी वहाँ चलकर देखते हैं। वह भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए ही आया था। आज तो मनोहर जी का वह भी सपना पूरा हो गया, जो घर पूरा परिवार हो गया साथ में रहने का। आज मनोहर जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और घर पर इसी खुशी पर एक फंक्शन पार्टी रखे थे। आराध्या भी आई थी। दोनों बेटे देखकर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि जाने माने हस्ती इस फंक्शन में आए हुए हैं और इतनी बड़ी पार्टी मेरे पिताजी कैसे रख लिए, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से। यही सोच ही रहे थे कि आराध्या आ जाती है और बोलती है, तब भैया जी अब तो पिताजी को और माँ को छोड़कर अकेले शहर नहीं जाइएगा ना। इस पर बड़ा भाई राघव बोलता है, मैं माँ पिता को कहाँ छोड़कर गया था, वह तो उस समय पैसों की दिक्कत थी, इसलिए पैसे कमाने ही तो बाहर गया था। अब जब बाबूजी का यहाँ पर बिजनेस अच्छा चल ही रहा है तो यहीं पर डेरा डाल लूँगा। इस पर आराध्या बोली, क्यों भैया अपना जॉब छोड़ दोगे क्या। इस पर पीयूष बोलता है, अगर जरूरत पड़े तो छोड़ दूंगा। लेकिन आराध्या कुछ सोचने के बाद बोलती है, नहीं, आपको अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपना जो अपना ही होता है। हो सकता है शायद आज पिताजी को फायदा हो रहा है और कल अगर फिर नुकसान होने लगेगा तो आप लोग तो रोड पर आ जाइएगा। इस पर दोनों भाई हंसने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और फिर पार्टी का एंजॉय करने लगते हैं सभी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सारे मेहमान अपने घर की ओर मोहन जी से मिलकर चले जाते हैं और दोनों बेटे बहू अपने अपने रूम में जाकर आराम करने लगते हैं। बेटी भी विदा होकर घर चली जाती है। मोहन जी और विमल जी तो आज बहुत ही आराम से टीवी देखने लगते हैं और सोचते हैं कि यही ज़िंदगी तो हम बहुत पहले सोचे थे, लेकिन अगर बेटे अच्छे होते तो यह ज़िंदगी पहले ही कट जाती, मिल जाती। फिर भी कोई बात नहीं, अपना मेहनत का घर है, इसलिए तो अच्छा लग रहा है। शायद बेटों ने बनाया हुआ होता घर
तो इतना मन खुश नहीं हो पाता। और दोनों आराम से मनोहर जी बिमला जी सो जाते हैं। जब सभा होती है तो बहुत ही आव भगत होती है सास ससुर की। दोनों बेटे बहू बहुत ही ज़्यादा सेवा करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन सेवा पानी अच्छे से होने लगा। जो बेटे बहू माँ बाप को पूछते भी नहीं थे, एक गिलास पानी भी नहीं देते थे आज्ञा में, और उन्हें आज अकेला छोड़कर शहर चले गए थे, वही बेटे बहू आज वह बेटे बहू इतने आव भगत इतना सेवा पानी क्यों कर रहे हैं। यह बात तो मोहन जी को कुछ कुछ अजब लगा, लेकिन फिर वह सोच ही सकता है कि हो सकते हैं सुधर गए हो। बिमला जी भी बोली, बच्चे हैं, हो सकता है उनको अब कुछ अकल समझ में आ गया हो कि माता पिता का सेवा करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। इधर तो दोनों भाई और बहू मिलकर कुछ ही अलग ही खिचड़ी बना रहे थे। उन्हें अब यह घर बहुत ही अच्छा लगने लगा था, और छोटे बेटे को तो माँ बाबूजी का रूम ही सबसे पहले पसंद था। इस पर तो दोनों बेटे बहू मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि अगर बाऊजी और माँ को किसी प्रकार अपने कब्जे में करने के बाद बहला फुसला कर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा उनके साथ क्या करना है। आराध्या के बीच बीच में आती थी और कितने खातिरदारी उसकी भी होती थी कि मनोहर जी और बिमल जी बहुत ही खुश हो जाया करते थे। लेकिन यह बात आराध्या को भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि भैया भाभी एकदम से अच्छे कैसे बन गए। 1 साल तक तो दोनों बेटे बहू बहुत ही ज़्यादा सेवा पानी की सास ससुर की, लेकिन फिर भी मनोहर जी अपने से खुश होकर उस जमीन जायदाद को अपने बेटे को नहीं दिया, और ना ही गौशाला का काम सौंपा अपने बेटों को। यह सारे देखकर बेटे बहू अब कुछ बिगड़ने लगे। दोनों बेटे एक दिन मनोहर जी के पास बोले, पिताजी अब मेरा यहाँ पर क्या काम है, जब आप अपना गौशाला अपने बिजनेस अच्छे से संभाल ही रहे हैं और घर देखने के लिए नौकर है ही, तो हम भी अब अपने जॉब पर शहर जाते हैं। यहाँ पर मन ही नहीं लग पा रहा है, और जब मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं पिताजी, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इस पर मनोहर जी बहुत उदास हो गए और बिमल जी की तरफ देखने लगे। जब बेटे बहू वहाँ से यह बातें बोलकर जब चले गए तो मनोहर जी और बिमला जी बातें करने लगे कि बेटे बहू तो फिर से जा रहे हैं, अब तो हमारा मन यहाँ लगेगा ही नहीं। बल्कि इस पर बिमला जी बोली, आप भी यह सारे बागडोर क्यों संभाल रहे हैं, आप यह सारे जितने भी बिजनेस है, गौशाला है, प्रॉपर्टी है, सारे बच्चों को दे न दीजिए, उन्हें मिल जाएगा तो उन्हें अब जाने का फिर मौका ही नहीं मिल पाएगा। उन्हें लगेगा कि अब तो मेरे अलावा यहाँ पर कोई देखभाल कर ही नहीं सकता है। ऐसा सोचकर एक दिन मनोहर जी वकील जी को बुलाए और फिर जितने भी प्रॉपर्टी और गौशाला का काम अपने बेटे बहू को सौंप दिया। दोनों बेटे बहू यह घर और गौशाला पाकर तो बहुत खुश हो गए थे, लेकिन उस वकील से बेटे को यही कहने को लिए कहा गया था कि ये सारे ज़मीन अब आप लोगों के नाम कर दिया गया है, पर किया गया नहीं था। पर अभी तक मनोहर जी के मन में कुछ बातें खटक रही थी कि इस गौशाला के तो काम सौंप जरूर दिए हैं, लेकिन अभी तक अपने बच्चों के नाम पर नहीं किए थे अपना घर। बस मुश्किल से कुछ ही दिन बीते होंगे कि दोनों बेटों ने मोहन जी को उनकी पत्नी को घर से बाहर जो एक नौकरों का कमरा बनवाए थे मनोहर जी वहीं पर भेज दिया उसमें रहने के लिए। कह दिए मोहन जी बहुत इसका विरोध किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, फिर भी यहाँ से चले जाने की धमकी देकर बेटों ने अपना बात मनवा लिया। बेटे के मोह में मोहन जी भी सोचे कोई बात नहीं है, घर तो घर होता है, इसलिए वो नौकरों के कमरों में बाहर घर से बाहर जो बना हुआ था रहने लगे। अब आराध्या भी कम ही आने लगी थी क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे लगता था कि अब भैया भाभी जब यहाँ रहते हैं तो उन्हें बुरा लगे, पापा जी को देख ही लगेंगे, अगर हम रोज़ाना आएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए वह कभी कभी ही आया करती थी। अब मोहन जी का तबीयत ठीक से नहीं रहने लगा, यह देखकर बिमला जी भी उदास रहने लगी और बेटे बहू खाने के लिए भी कभी देते थे, मन करता तो पूछते, नहीं तो कभी नहीं भी दिया करते थे।
उन्हें खुद ही बनाकर खाना पड़ता था भोजन। बिमला जी एक दिन खाना ही बना रही थी कि बनाते समय तवा ही उन पर गिर गया और उनका पूरा पैर जल गया और वह तड़पने लगी। मोहन जी का तो तबीयत खराब रहता ही था। अब बिमला जी भी बीमार पड़ गई। बेटे बहू से बहुत विनती किया गया कि उन्हें कम से कम खाना तो दिया जाए और दवा करवा दिया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, पर दोनों बेटों में से कोई भी सुन नहीं रहा था। ऐसे में ही आराध्या एक दिन आई हुई थी घर पर और माँ की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही रोना आ रहा था। अभी माँ का इलाज करवाई और पापा पिताजी को तसल्ली देकर कि हम वकील से बात करके घर खाली करवा देते हैं, क्योंकि दोनों बाहर रह रहे थे घर से। पर पिताजी सोचे कि बेटे हैं, कम से कम तो तरस खाएंगे, लेकिन अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखने के बाद भी जो बेटे अपनी माँ के आंसू भी पोंछने नहीं आए, उस बेटे से किस काम के यह सोचकर आराध्या को वकील बुलाने के लिए कह दिए थे और आराध्या चली गई थी। जैसे ही आराध्या गई रात हो चुका था और फिर से बेटे बहू खाना नहीं दिए। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी तबीयत तो दोनों की खराब था ही। आराध्या तो सिर्फ दवा देकर गई थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए दवा भी उन लोग नहीं खा ले पाए और बिमला जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और वह जलन के मारे दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और मनोहर जी को अपने पास बुलाकर उनसे बस 2 घूंट पानी पीकर अंतिम सांस ली। मनोहर जी भी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह भी तड़पने लगे। इसी विचार आया कि कॉल लगाकर अपनी बेटी को, अब हम अभी कॉल करने ही वाले हैं कि तुम्हारी माँ भी अब चल बसी है, और फ़ोन करके अपनी बेटी को सारी बात बतला देते हैं। तुम मेरे पास आ जाओ, इतना कह के एक खत लिखने लगे और खत लिखकर वे अपने हाथ में ही बंद करके अंतिम सांस ले लिए मनोहर जी। इस समय के लिए जब आराध्या आई अपने माता पिता को असहाय देह से देखकर तड़प तड़प कर रोने लगी और बाहर बहुत लंबी भीड़ भी लग चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों भाई भाभी को यह तक पता नहीं था कि मम्मी पापा इस दुनिया में अब नहीं रहे। वह तो अपने में ही मग्न हो रहे थे, जैसे घर में आराम से सो रहे थे। इसी बीच आराध्या वकील जी को बुलाती है और ये सारी बात बतला देती है, लेकिन फिर भी वकील जी को तो मनोहर जी का ही आवाज़ या लिखा हुआ कुछ चाहिए था और वह आराध्या के पास बात नहीं मानते हैं। इसे वकील जी साफ साफ मना कर देते हैं। उन्हें लगता कि हो सकता है आराध्या अपने से ही कह रही होगी, लेकिन जैसे ही वकील जी जाने लगते हैं तो आराध्या अपने पिताजी के गले लगकर बहुत रो ही रही थी कि उनके हाथों में से एक चिट्ठी पत्र देखकर उसके आराध्या के होश उड़ गए। तब वो वकील जी को फौरन आवाज़ देकर रुकवाती है और बुलाकर वह चिट्ठी दे देती है और वकील जी भी उस पत्र के पढ़ने के बाद मनोहर जी की यह हवेली, महलों जैसा घर अनाथालय को दान में कर देते हैं। ऐसा क्या लिखा था उस पत्र में कि अनाथालय में दान कर दिया गया। इधर आराध्या रात को ही अपने माता पिता के शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला ले लेती है और उसके बाद बिना भाइयों के बतलाए वे खुद ही माता पिता को विदा देती है। जब दूसरे दिन सुबह होती है, वो दोनों भाई जब बाहर निकलते हैं गौशाला के लिए, तब सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपने माता पिता को देखने जाते ही नहीं थे। तो उन लोगों के वह क्या कर रहे हैं, कैसे है, कैसे पता चलेगा वे जिंदा भी है कि मर गए हैं। इसलिए अपने काम में व्यस्त हो गए। उन्हें तो पता भी नहीं था कि माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे करते करते 2 से 3 दिन हो गए। उन्हें जब कुछ भी कतर कतर फटर सुनाई नहीं दे रहा था तो उन्हें लगा कि हो सकता है दोनों कहीं चले गए होंगे। वे तो बहुत खुश हुए, लेकिन अभी तक उन्हें यह बात नहीं पता था कि अब माता पिता इस दुनिया में ही नहीं रहे। समाज वाले भी उन्हें नहीं बतलाए, क्योंकि वह तो सिर्फ अपने काम से ही काम रखा करते थे। दोनों भाई, न समाज की चिंता थी और न ही माता पिता की। वे 10 दिन के बाद वह आई आराध्या और सारा काम क्रियाक्रम करने लगी। यह देखकर दोनों भाइयों के तो आंखें फटे के फटे रह गए। यह तुम क्या कर रही हो? तब
मैंने अपने बड़े भाई को एक तमाचा मारा और उसे बतलाया कि अब माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हें तो बस इस घर से मतलब और उनके गौशाला से मतलब है। इस पर छोटे भाई भी मुझे हैरानी से देखने लगे और कहा, तुम यह सब क्या बके जा रही हो। इस पर मैंने छोटे भाई को भी एक जमा कर खींच कर मारा। बस वे दोनों देखते ही रह गए मुझे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे जो बच्चे अपने माँ बाप की परवाह न करते हो, उन्हें कैसे मालूम होगा कि माता पिता कौन सी स्थिति में हैं। समाज वाले भी इन्हें तो कुछ देख ही जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। बस अब वकील का आने का इंतजार था। वकील साहब कुछ ही देर में आए और मनोहर जी की सारी चिट्ठी पढ़कर सभी को सुनाने लगे। उसमें लिखा था, बेटी आराध्या, मेरी अब अंतिम सांसें चल रही है। मैं अभी इस दुनिया में नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारी माँ के साथ ही जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी क्रियाक्रम को तुम ही अंतिम संस्कार करना। दोनों भाइयों को मुझसे दूर ही रखना। और हाँ, यह चिट्ठी वकील साहब को भी दिखला देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस घर को मैंने अपने सपनों से भी भरकर चाहा, उस घर से ही मुझे निकाल दिया गया हो और वह घर में उनको सौंप कर कैसे जाओ। इसलिए यह मेरा घर नहीं, मंदिर है, और मंदिर में शैतानों के रहने का स्थान नहीं होता है। इसलिए इस घर को मैं अनाथालय के नाम करना चाहता हूँ। इतना वकील साहब सुनाकर घर के कागजात सभी को दिखला देते हैं और घर खाली करने के लिए कह देते हैं। दोनों बेटे तो हैरान हो जाते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे। उन्हें अभी भी अपने माँ बाप की चिंता नहीं थी, बस अपने ही चिंता थी। वकील साहब 5 घंटे के अंदर खाली करवाने के लिए कहकर चले गए थे। 5 घंटे के बाद ये घर अनाथालय को दान में दे दिया जाता है। मैं तो बहुत ही रोए जा रही थी। जो माँ बाप एक हंसता खेलता परिवार चाहते थे, ये दोनों बेटों ने ही अपने माँ बाप को ही घर से बेदखल कर दिया था। उन्हें अपने सपनों के घर में भी रहने नहीं दिया गया। तो ऐसे संतान का क्या फायदा। और अभी भी अपने रहने के बंदोबस्त करने में जुट गए थे। लेकिन उन्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था कि मेरे चलते माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। दोनों भाभियाँ तो कह रही थी, यह बुढ़ा बुढ़िया तो हमसे अपना बदला लेने के लिए यह घर अनाथालय में दान दिए गए। ऐसी सोच वाले संतानों को उनके संतान से ऐसा दुख मिलता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।